हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का महापर्व को हम लोग 9 दिनों तक बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। और इन 9 दिनों में हम कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। पर मेरी ये समझ में नहीं आता है सिर्फ 9 दिनों तक क्यों सीमित है। इसके बाद साल के बाकी दिनों में क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा क्यों? सो गाइज, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को इम्पैक्ट करता है, और वो टॉपिक है जेंडर इक्वलिटी। जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो एक चीज़ जो सबसे पहले सेट नैरेटिव के कारण हमारे दिमाग में आती है वो है विमेन राइट्स। जेंडर इक्वलिटी सिर्फ विमेन राइट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये पुरुषों के राइट्स का भी इशू है। पर इस सेट नैरेटिव का सबसे बड़ा रीज़न हमारे समाज में लंबे अरसे से चला आ रहा महिलाओं के साथ भेदभाव है। जब कोई एक वर्ग भेदभाव का शिकार होता है तो कहीं ना कहीं दूसरा वर्ग भी इस भेदभाव का शिकार हो जाता है। ऐसा ही हमारे समाज में पुरुषों के साथ हुआ। देयर इज अ सेइंग, सेक्स इज नेचुरल बट जेंडर इज नॉट। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रेंट है जिसको हमारे सोसाइटी ने खुद बनाया है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो हमारी सोसाइटी और उसके माँ बाप उसको एक जेंडर के कॉन्सेप्ट में डालने लगते हैं और उसकी ज़िंदगी के आसपास एक सीमित दायरा बना देते हैं। जैसे कि जब एक लड़का पैदा होता है तो उसको घर के काम नहीं करने, वो तो लड़कियां करेंगी। उसको इमोशनल नहीं होना है, उसको अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं, और उसको सारी ज़िंदगी कमाना है, घर के लिए कमा कमा के देना है। वहीं एक लड़की पैदा होती है तो उसके आसपास हमारा समाज और उसके माँ बाप जो दायरा बनाते हैं वो लड़कों के लिए बनाए गए नियमों से कहीं ज़्यादा कठिन होता है। जैसे कि लड़की को घर के सारे काम करने हैं, उसको बड़ों की सेवा करनी है, उसको क्या पहनना है, उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब पूछ कर ही करना होता है। और अभी तो काफ़ी बदलाव आ गया हमारे सोसाइटी में, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अभी भी लोग ये उम्मीद करते हैं कि लड़कियों की शादी उनके घर वालों की मर्ज़ी के हिसाब से कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी। अगर हो गई है तो सारी ज़िंदगी उस शादी को अच्छी हो या ख़राब निभाए, ऐसी उम्मीद की जाती है। अ वुमन इज़ नॉट बॉर्न, शी इज़ मेड। ये सब सोशल पावर स्ट्रगल का नतीजा है। हमारी मातृसत्ता, हमारी पितृसत्ता, पैट्रियार्की का कारण हमारा समाज हमारी महिलाओं को हमेशा से दबाता आ रहा है। हमारी रीति रिवाज भी हमारी महिलाओं को निग्लेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर एक महिला किसी के पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है, तो उसको आशीर्वाद दिया जाता है सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती रहो। अब आप देखिए, इन दोनों आशीर्वादों में महिला के पति की आयु लंबे होने का अर्थ है। इसके अगेंस्ट जब कोई पुरुष बड़े का पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है, तो उसको आशीर्वाद दिया जाता है दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, स्वस्थ रहो। इवन जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको आशीर्वाद दिया जाता है पुत्रवती हो। पुत्रियों का क्या, कभी आपने सुना है कि कोई ये आशीर्वाद देता हो कि पुत्रीवती हो? हमारा समाज ये नहीं जानता है कि अगर ये आशीर्वाद सब सच होने लगे तो सारे संसार में सिर्फ क्या लड़के ही लड़के हो जाएंगे, सारा समाज में लड़के ही लड़के हो जाएंगे, और समाज का दायित्व। जब हम सोशल भेदभाव की बात करते हैं, सामाजिक भेदभाव की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं महिलाएं शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अगर वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती तो आज वो कोर्ट में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे काम कर रही होती। इन सब कामों को करते हुए घर के काम भी निपटाती हैं। इवन जब एक स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है तो इतना ज़्यादा शारीरिक पेन झेलती है, अगर वो पेन किसी पुरुष को झेलना पड़ जाए तो उसके तो प्राण ही निकल जाएंगे। एक साइंटिफिक रिसर्च से पता चलता है कि अगर किसी एक बच्चे को और बच्ची को सेम सर्कमस्टांसेस में समानता का व्यवहार करते हुए अगर उनको पाला जाए तो जो बच्चा है वो बच्ची से ज़्यादा उम्र नहीं जिंदा रह सकता।
बच्ची बच्चे से ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकती है। खैर, हमारा देश अब अपना आज़ादी का 75वां साल मनाने जा रहा है और हम एक डेमोक्रेसी है जिसमें कि महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिलने चाहिए। अब तो हमारी सोसाइटी में काफ़ी बदलाव आ गया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इट्स जस्ट अ ड्रॉप एंड द ओशन अवेट्स। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू, बाय बाय।